हाँ, तो सुसाइड केस में अर्नब पर एलिगेशंस लगाने वाले वर्ल्ड्स ओनली एक्सपर्ट अब व्हाट्सएप चैट पर ज्ञान दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। सवाल यहाँ पर आप शायद मुझसे पूछोगे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था व्हाट्सएप चैट तो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होती है, तो कैसे लीक हो सकती है। अब याद रखिए, मैंने कहा था एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होती है। अरे बेवकूफ आदमी, एनक्रिप्टेड नॉन एनक्रिप्टेड, पुलिस या फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास इनफ रिसोर्सेज होते हैं चैट्स को डिक्रिप्ट करने के। कई लोग स्पेकुलेट करते हैं कि ये काम मुंबई पुलिस ने खुद ही से ही किया है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता चला है कि ये लीक एग्जैक्टली किया किसने। दूसरा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये जो व्हाट्सएप चैट इस लीक में दिखाई जा रही है, ये एक्चुअली में सच भी है या नहीं है। हम फॉर श्योर कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये चैट्स एक्चुअली में ऑथेंटिक हैं और ये एक्चुअल कन्वर्सेशन है जो अर्नब गोस्वामी ने पार्थोदास गुप्ता को करी थी। Few moments later. की कोशिश करोगे तो अभी तक सब कुछ 100% मैच करता है, जितनी भी चीजें मैंने देखी हैं यहाँ पर। अब होने को ये जरूर हो सकता है कि किसी वाह क्या बात है। हमें ये नहीं पता कि ये चैट्स मुंबई पुलिस ने लीक किया है या नहीं किया है, पर हाँ ये पता है कि चैट्स ऑथेंटिक है। कल यही मुंबई पुलिस बोल दें कि उनके पास ऐसी कोई चैट्स है ही नहीं, तो सारी ऑथेंटिसिटी गधे के पिछवाड़े में चली जाएगी। पहली चीज ये पाई गई है, एलिजिडली अर्नब गोस्वामी को बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के बारे में पहले से ही पता था, उनके होने से भी पहले। 23 फरवरी 2019 को अर्नब गोस्वामी ने चैट में लिखा, समथिंग बिग विल हैपन, गवर्नमेंट इज कॉन्फिडेंट ऑफ स्ट्राइकिंग इन अ वे दैट पीपल विल बी इलेटेड, एग्जैक्ट वर्ड्स यूज्ड। यानी अर्नब गोस्वामी ने एलिजिडली लिखा है कि सरकार बड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रही है कि हम इस तरह से जवाब देंगे कि लोग खुश हो जाएंगे, कुछ बड़ा करेंगे हम यहाँ पर। ऐसी इंफॉर्मेशन दोस्तों देश के टॉप मिलिट्री सीक्रेट्स में आती है और अर्नब गोस्वामी को ये चीज अपेरेंटली 3 दिन पहले से ही पता थी। I'll have to ask my accountant about that. हाँ, तो मेरी मेड, सोसाइटी के वॉचमैन, दूध वाले भैया, सब्जी वाले अंकल, सब ने और मैंने खुद ने ये बोला था कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। कई सारे एक्सपर्ट्स न्यूज़ डिबेट में यही बोल रहे थे। मतलब हम सबके पास प्रायर इंफॉर्मेशन थी कि ऐसा कोई बालाकोट अटैक होने वाला है। वाह, ये क्या लॉजिक है। और ये बंदा जर्मनी में पड़ा हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे टोटी चोर ऑस्ट्रेलिया में पड़ा हुआ है। सवाल है, हम यह अर्नब ऐसी बातें कैसे कह सकते थे। तो हमने पास्ट में सर्जिकल स्ट्राइक्स देखी थी और हमें मोदी जी पर पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये बंदा कोई ना कोई स्टेप जरूर लेगा। इतना ही नहीं, मोदी जी ने खुद पुलवामा अटैक के बाद बोला था कि सही समय पर जवाब दिया जाएगा, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक्स हो चुकी थी। कई सारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे इंडिया थ्रू लैंड पाकिस्तान पर अटैक नहीं करेगा। वो स्ट्रेटेजी पाकिस्तान भली भांति समझ चुका है एंड ऑब्वियसली पूरा देश पाकिस्तान से बदला लेने के बाद कर रहा था, और ऐसा कोई अटैक होता है तो पीपल विल बी एलेटेड। हाँ, तुम लोगों को धक्का जरूर लगा होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बाप जो प्रूफ मांग रहे थे या प्रूफ मांगते फिर रहे थे, उनका वोट बैंक खिसक गया था। वो तो यही ट्राई कर रहे थे ना कि नैरेटिव बना दो, पाकिस्तान ने हमारे 40 जवान शहीद कर दिए और सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। के बाद 14 फरवरी 2019 को अर्नब गोस्वामी एलिजिडली पार्थोदास गुप्ता को व्हाट्सएप पर अपनी तारीफ करते हुए बताते हैं कि कैसे इनका चैनल इकलौता चैनल है जिसकी ग्राउंड प्रेजेंस है कश्मीर में और कैसे ये 20 मिनट आगे थे बाकी चैनल से रिपोर्टिंग करते वक्त। और साथ ही साथ अर्नब गोस्वामी एलिजिडली ये भी लिखते हैं, दिस अटैक वी हैव वॉन लाइक क्रेजी। सोचकर देखिए, एक ऐसा हमला जहां पर देश को इतना बड़ा नुकसान सहना पड़ा, वहां पर अर्नब गोस्वामी इस हमले को अपनी एक जीत बताते हैं। शायद इसलिए क्योंकि इन्हें बहुत सी टीआरपी मिली अपनी रिपोर्टिंग की। अरे भैया, हर न्यूज चैनल के रिपोर्टर किसी ना किसी लोकेशन पर अवेलेबल होते हैं, इसलिए कहीं ट्रेन हादसा हो, कहीं बिल्डिंग गिर गई हो या फिर कोई टेरर अटैक ही क्यों ना हुआ हो, रिपोर्टर्स उन जगहों पे पहुंचकर रिपोर्टिंग करते दिखते हैं।
अब अगर आज तक ने 26/11 के वक्त सबसे पहले रिपोर्टिंग कर रहा था तो क्या उसे पहले से ही पता था कि इतना बड़ा टेरर अटैक इंडिया पे होने वाला है? नहीं ना। तो यहाँ पर कैसे कह सकते हो कि अर्नब को पता चल गया था कि ऐसा कुछ अटैक होने वाला है? और अर्नब क्या कह रहा है? यही ना कि उस दिन 20 मिनट के अंदर सबसे पहले रिपोर्टिंग करके उनकी टीआरपी उछल गई। तो ऐसा कौन सा चैनल है जो टीआरपी हंग्री नहीं होता? एनडीटीवी जो लाइव रिपोर्टिंग कर आर्मी मूवमेंट्स बताता था, वो किस लिए था? कोई चैरिटी तो कर नहीं रहा था एनडीटीवी। रियलिटी यही है कि अर्नब ने जो कहा वो हर चैनल करता है, बस उनके चैट्स या क्लोज रूम्स के डिस्कशन लीक नहीं होते। ऑब्वियसली राडिया टिप्स एक अलग स्टोरी है। अर्नब का चैट लीक हो गया। वॉज ही इंजॉइंग डेथ्स ऑफ आर्मी पीपल? नो, ही वॉज हैप्पी अबाउट टीआरपी, क्योंकि अर्नब के ही चैनल है जिसने हमेशा प्रूफ मांगने वालों को आड़े हाथ लिया है। उसने खुलेआम पाकिस्तानी पैनलिस्ट और पाकिस्तानी ट्रेन टेररिस्ट्स की महाबहन एक की है। अनलाइक एनडीटीवी जिसके रिपोर्टर्स खुशियां मना रही थी कि अटैक हुआ क्योंकि उससे चांस मिल गया है मोदी जी पर उंगली उठाने का। अनलाइक एनडीटीवी द क्वेंट प्रिंट वायर जो टेररिस्ट से सिंपैथी रखता दिखता है। 19 अगस्त 2019 अरुण जेटली जी जब लाइव सपोर्ट पर थे तो अर्नब गोस्वामी एलिजिडली लिखते हैं पार्थोदास गुप्ता को जेटली इज स्ट्रेचिंग इट, और फिर कंप्लेन करते हैं कि कैसे उनकी एक मीटिंग डिले हो गई है इसकी वजह से। अबे यार, जेटली जी वाज वेरी सिक एंड डॉक्टर्स हैड इन्फॉर्म्ड सम बैड न्यूज विल फॉलो। अर्नब को लाइव रिपोर्टिंग करनी थी, इसलिए उसने अपनी मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी। अब इसको भी फेक नैरेटिव बनाकर पेश कर रहा है ये दल्ला। चौथा, कुछ ऐसी चीजें जो शायद एक्सपोज करती हैं कि हमारी सरकार मीडिया में किस लेवल तक का करप्शन चलने लगा है। 17 मई 2017 एलिजिडली लिखा जाता है अर्नब गोस्वामी के द्वारा, ऑल मिनिस्टर्स आर विद अस। 16 अर्नब ने किस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा नहीं पता। राठी ने बस स्पेक्युलेट कर लिया है कि करप्शन हुआ है। 16 अक्टूबर 2019 पार्थोदास गुप्ता एलिजिडली अर्नब गोस्वामी से पूछते हैं कि प्लीज गेट मी अ जॉब एज द मीडिया एडवाइजर विद पीएमओ। वो फेड अप हो चुके हैं इस बीआरसी की नौकरी से। तो इसमें करप्शन कैसे प्रूव हो जाता है? मेरा दोस्त मुझसे कहेगा यार किसी एक्स कंपनी में जुगाड़ लगा दे जॉब के लिए, तो ये करप्शन कैसे हो जाता है? मतलब कुछ भी कंक्लूड करो। 7 जुलाई 2017 पार्थोदास गुप्ता एलिजिडली लिखते हैं कि रिपब्लिक टीवी के खिलाफ एक कंप्लेन आई है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में, और अर्नब गोस्वामी रिप्लाई करते हैं अबाउट द डिश एफटीए थिंग, राठौर टोल्ड मी ही इज कीपिंग इट टू असाइड। कई लोगों का मानना है यहाँ पर राठौर रेफर करता है राज्यवर्धन सिंह राठौर को, जो कि हमारे पुराने यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग थे। तो इस चैट का क्या मतलब निकल सकता है? क्या एक मिनिस्टर ने रिपब्लिक टीवी के खिलाफ कंप्लेन को दबा दिया क्योंकि शायद बहुत अच्छे रिलेशन थे सरकार और इस मीडिया हाउस के बीच में? कई लोग ये एलिज करते हैं यहाँ पर। हाँ, हो सकता है राठौड़ जी ही हो। तो एक पत्रकार के न्यूज चैनल के खिलाफ कंप्लेंट हुई है, उसने कांटेक्ट करके बोला उस मैटर को देखो। राठौड़ जी ने बोला हाँ अभी मैं इसे असाइड रखता हूँ। गौर फरमाइए, असाइड रखा है। असाइड का मतलब दबा दिया नहीं होता। असाइड का मतलब होता है अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, उस पर बाद में इन्वेस्टिगेशन जरूर होगी, ऐसा उन्होंने कहा है। के बाद जब स्मृति ईरानी जी नई आईएनबी मिनिस्टर बनी थी तो उसका भी रेफरेंस किया गया है चैट में कि कैसे स्मृति ईरानी को यहाँ पर इनवाइट किया जाए। अरे बेवकूफ आदमी, मीडिया हाउसेस के मिनिस्टर्स से कॉन्टैक्ट हमेशा से होते रहे हैं और वो लोगों को एक दूसरे से मिलवाते रहे हैं। इसमें गलत क्या है? मतलब राठी कुछ भी बकवास कंक्लूड कर रहा है यहाँ पर। अगली चीज, अर्नब गोस्वामी को आर्टिकल 370 हटाने के डिसीजन के बारे में भी पहले ही पता चल गया था एलिजिडली, क्योंकि व्हाट्सएप चैट्स दिखाती हैं कि कैसे 2019 में अर्नब लिखते हैं एलिजिडली कि उन्होंने अपने 50 क्रू मेंबर्स जम्मू एंड कश्मीर में भेज दिए हैं 3 अगस्त को, 2 दिन पहले जब ये मेजर अनाउंसमेंट करी गई थी। चैट्स ये भी इशारा करती हैं कि अर्नब गोस्वामी 2 दिन पहले एलिजिडली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजय डोवाल से मिले थे आर्टिकल 370 के हटने से पहले, तो इन्हें पहले से ही इसकी खबर हो गई थी। कसम से राठी को घंटे का एनालिस्ट का अवार्ड मिलना चाहिए। Who in India was not speculating removal of 370? इनफैक्ट कांग्रेस पीडीपी ओवैसी ने इन सबको आइडिया लग गया था कि 370 जल्द हटने वाली है और अपोज करना भी शुरू कर दिया था अप्रैल के महीने में। ये आज तक को कैसे पता चल गया कि ऐसा कुछ होने वाला है कश्मीर में? तो जिस तरह की सीआरपीएफ मूवमेंट्स कश्मीर में चल रही थी, जिस तरह से डिफेंस
मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स मिल रहे थे और सभी एमपीज को मौजूद रहने की का फरमान जारी कर दिया गया था। अर्नब क्या, हम सबको पता चल गया था कि 370 हटने वाली है। अर्नब न्यूज चैनल चलाता है, उसके सोर्सेस हैं जिनको उसने यूज किया और सबसे पहले रिपोर्टिंग के लिए 40 रिपोर्टर्स खड़े कर दिए। इसमें क्या गलत है दोस्तों, आप खुद बताइए। ये उसका प्रोफेशन है। कल कोई सेल्स मैनेजर को बोले यार तुमने सेल्स के लिए 40 सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को काम पर क्यों लगा दिया, तो मैं उसे राठी जैसा चूतिया ही समझूंगा। अच्छा, मतलब अगर अर्नब डोवाल जी से मिला तो पहले से उसे खबर थी कि ऐसा कोई बालाकोट स्ट्राइक होने वाला है। ये क्या बेतुका तर्क है। हाउ डज इट प्रूव कि डोवाल जी ने बालाकोट स्ट्राइक्स के बारे में बता दिया था अर्नब को। जुलाई 2019 में जब नेटवर्क 18 का चैनल नंबर 2 की पोजीशन पे आ गया बीएआरसी की रेटिंग चार्ट में, तो एलिजिडली अर्नब गोस्वामी ने लिखा कि कैसे उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है और नेटवर्क 18 ने कुछ भी नहीं किया है और वो फिर भी नंबर 2 पर आ गया है। इन्होंने इंसिस्ट किया कि ये फेयर नहीं है और ऐसे नेटवर्क 18 को यहाँ पर जीतने नहीं दिया जा सकता। इन्होंने ये भी कहा कि जो नेटवर्क 18 का लैंडिंग इशू है उससे डील करना चाहिए बीएआरसी के सीईओ को। याद रखिए, ये जो सारी चैट करी जा रही है यहाँ पर अर्नब गोस्वामी के द्वारा एलिजिडली, ये बीएआरसी के सीईओ के द्वारा करी जा रही है, जो कि टीआरपी की रेटिंग्स निकालते हैं। यहाँ ध्रुव राठी ने किस तरह झूठ बोला है कि अर्नब ने टीआरपी स्कैम किया है, टीआरपी मैनिपुलेट किया है, इसको समझने के लिए आपको अर्नब चैट के पेज नंबर 91 से 94 पढ़ना होगा। पहले समझिए लैंडिंग इशू क्या होता है। कुछ न्यूज चैनल्स ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए डिश प्रोवाइडर्स को उनका चैनल एज लैंडिंग चैनल रखने की बात कही। मतलब जब भी कोई कस्टमर डिश बॉक्स ऑन करता है तो उसे वो पर्टिकुलर चैनल ही चालू होगा। इस तरह सर्टेन न्यूज चैनल टीआरपी पर अच्छी रैंकिंग बना रही थी। इस चैट में क्लियरली लिखा है गवर्नमेंट लैंडिंग के अगेंस्ट थी और इसलिए बाग से खुश नहीं थी, यानी बीएआरसी से खुश नहीं थी कि लैंडिंग को बिना कंसीडर किए रेटिंग नहीं दी जा रही हैं। अर्नब इस बात की ही कंप्लेंट कर रहा है। उसने क्लियरली कहा है कि अगर बीएआरसी लैंडिंग इशू को कंसिडर करे और फॉलो करे तो टीवी 18 फर्स्ट पर नहीं हो सकता। वो इस मैटर के बीआरसी के सीईओ को कंसिडर करने के कह रहा है, क्योंकि अर्नब का कहना है उसने रियल वे से मेहनत करके टीआरपी रेटिंग इंप्रूव की है rather than लैंडिंग पेज के थ्रू। अब बताओ दोस्तों, इसमें अर्नब कहाँ गलत है। इसके बाद राठी इन चैट इमेजेस को दिखाता है जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, क्योंकि ऐसे चैट इमेजेस कोई भी क्रिएट कर सकता है। एलिजिडली अर्नब गोस्वामी दास गुप्ता जी को कहते हैं रिपब्लिक टीवी की लॉन्च से पहले, हैड यू नॉट मेट मी इन दिल्ली आई वुड बी लैंग्विशिंग इन एनडीटीवी, कैन नेवर से थैंक्स इनफ। लेकिन कई लोगों का ये भी मानना है कि सिर्फ फ्रेंडशिप रीजन नहीं हो सकता कि पार्थो दास गुप्ता अर्नब गोस्वामी को इतना फेवर क्यों करते थे। कई लोग कहते हैं कि ये इसलिए भी था क्योंकि अर्नब गोस्वामी का बहुत इन्फ्लुएंस था सरकार के अंदर। यार ये क्या बात हुई, किसी ने किसी को थैंक्स मैसेज भेज दिया तो वो जर्नलिस्ट के सपोर्ट में हो गया, ये कैसे हो सकता है। ऐसे तो सीईओ साहब का कहना है कि वो अनफेयर रहे हैं और उन्होंने हर चैनल को, जी हाँ, हर चैनल को स्ट्रिक्टली मॉडरेट किया है। पर राठी इस बात को नहीं बताएगा, राठी इस पर कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि राठी के जो नैरेटिव को सूट नहीं करता उसके बारे में राठी कभी मेंशन करता ही नहीं है अपने वीडियोस में। टीआरपी स्कैम से रिलेटेड एक और भी चीजें इन चैट लीक्स में 2018 में एक डिस्कशन चल रही थी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया टीआरएआई और आईएनबी मिनिस्ट्री के बीच में कि ऐसा प्रपोजल बनाया जाए कि जो डीटीएच ऑपरेटर्स हैं वो एक चिप इंस्टॉल कर दें सेट टॉप बॉक्सेस में लोगों के घरों में जाकर, जिसे इस्तेमाल किया जा सके लोगों का वॉच टाइम बिहेवियर जानने के लिए कि कौन सा चैनल कितनी देर के लिए देखा जा रहा है, और ये सारा डेटा ऑटोमेटिकली कलेक्ट किया जा सके, तो सिस्टम को कैसे इंप्रूव किया जा सके टीआरपी मेजर करने के लिए। चैट्स में दास गुप्ता अर्नब गोस्वामी को एलिजिडली कहते हैं कि वो अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करें और रूलिंग पार्टी के लीडर्स को कहें कि ये जो नया प्रपोजल लाया जा रहा है इसे हटा दें। अर्नब एलिजिडली दास गुप्ता से कहते हैं कि वो उन्हें 3 पॉइंट्स दें जिससे कि वो किसी एएस नाम के बंदे को जाकर कन्विंस कर सकें कि ये डिजिटलाइजेशन अच्छी चीज नहीं होगी पॉलिटिकली। और ये एएस नाम का बंदा यहाँ पर कौन है, इस पर काफी स्पेकुलेट कर रहे हैं लोग। तो ये एक ओवरव्यू। इस चैट का एक हिस्सा पेज नंबर 100 से 101 में है, जहां दास गुप्ता जी बाग के बाकी मेंबर्स से बोलते हैं कि ट्राई को चिप्स वाले स्टेप्स से क्या प्रॉब्लम होगी, इसकी डिटेल रिपोर्ट प्रिपेयर की जाए। साथ ही उसको कुछ दिन बाद होने वाली मीटिंग में, जिसमें टेलीकॉम मिनिस्ट्री के लोग मौजूद होंगे,
उनके सामने उस रिपोर्ट को सबमिट किया जाए, डिस्कशन किया जाए उस दौरान। और इनफैक्ट दासगुप्ता कहते हैं कि मिंट और ईटी क्या ऐसी ही सिमिलर स्टोरीज लिख सकती हैं एज टू हाउ ट्राई डिसीजन इज रॉन्ग। तो क्या मतलब हुआ, बार्क मिंट और ईटी को फेवर करता है? नहीं ना दोस्तों। तो दासगुप्ता जी ने ट्राई के डिसीजन को गलत बताया है और फॉर टेक्निकल रीजंस एज वेल एज फ्रीडम ऑफ BARC, जिसके लिए उन्होंने ट्राई के इस डिसीजन को कैंसिल करने के लिए अर्नब को टेलीकॉम इंडस्ट्री में अपने सोर्सेस को कहा है कि कन्विंस करें इस डिसीजन को कैंसिल कर दिया जाए। इसमें क्या गलत है? और प्लीज डोंट से कि गवर्नमेंट में सिर्फ अर्नब के ही सोर्सेस हैं। हर न्यूज चैनल, जी दोस्तों, हर न्यूज चैनल्स के सोर्सेस गवर्नमेंट में होते हैं। कम से कम अर्नब, आज तक वगैरह NDTV की तरह कैबिनेट नहीं डिसाइड करते हैं। तो अभी तक जितनी भी चीजें इस व्हाट्सएप चैट में मेंशन करी गई हैं, अगर आप एक एक आइटम को निकालकर, चैट मैसेज को निकालकर रियल लाइफ इवेंट से मैच करने की कोशिश करोगे तो अभी तक सब कुछ 100% मैच करता है, जितनी भी चीजें मैंने देखी है यहाँ पर। अब होने को ये जरूर हो सकता है कि किसी एक इंसान ने यहाँ पर बैठ के 500 पेज की स्क्रिप्ट लिखी हो, एक एक इवेंट को जाकर कंपेयर किया हो, मैसेज में लिखा हो ये डेट ये टाइम सही फिट बैठ रहा है, कोई लिखने बैठ गया हो और महीनों तक लिखते रहा हो ताकि एक फेक व्हाट्सएप चैट बनाई जा सके। लेकिन थोड़ा लॉजिकली सोचकर देखिए, क्या ये सेंस बनाता है? वाह गधे, मतलब कोई बीच के चैट लाइंस को मॉडिफाई तो कर ही नहीं सकता। यहाँ FIR बदल दी जाती है और ये बता रहा है कि चैट्स को यहाँ किसी पर्टिकुलर लाइन को रीराइट नहीं किया जा सकता। यही कहा जा रहा है 500 पेजेस की चैट नहीं लिखनी है, बस कुछ लाइंस को रीराइट करनी है ताकि झूठ बोला जा सके। और मोदी विरोधियों ने तो इसमें चैंपियनशिप हासिल कर रखी है। तो दोस्तों, पहले तो इन चैट्स की कोई ऑथेंटिसिटी है ही नहीं। दूसरा, ये ऑल्ट न्यूज़ वाले, हाँ वही जिन्हें पत्थर पर्स दिखता है, उन्होंने स्पेशल सोशल मीडिया पे इस चीज़ को सर्कुलेट किया था स्पेशली ताकि मोदी जी को डिफेम किया जा सके। तीसरा, चलो मान लेते हैं चैट सही है, तो चेरी पिकिंग करके बिना कॉन्टेक्स्ट को मेंशन किए सिर्फ स्पेक्यूलेशन, मतलब कि ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा कहकर फेक नैरेटिव तैयार कर दिया गया है। चौथा, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है कि मीडिया घरानों के सोर्सेज होते हैं सरकार में, पर चैट्स में अर्नब के प्रेडिक्शन से यह कंक्लूड नहीं किया जा सकता कि गवर्नमेंट ने मिलिट्री इंफॉर्मेशन, मिलिट्री सीक्रेट्स अर्नब को लीक की हैं। और पांचवा, चलो ये भी मान लेते हैं कि अर्नब को बालाकोट की प्रायर जानकारी थी। क्या अर्नब ने इंफॉर्मेशन किसी पाकिस्तानी को लीक की थी या पाकिस्तानी गवर्नमेंट को लीक की थी? नहीं ना। तो एंटी नेशनल कैसे हो गया अर्नब? सोच कर देखिए दोस्तों, जिन लोगों को EVM हैकिंग, ECI की पारदर्शिता, FIRs, CBI, ED, IT, यहां तक कि आर्मी के प्रूफ्स पर भरोसा नहीं है, वो एक चैट लीक्स पर लोगों को विश्वास करने को बोल रहे हैं। खैर, आप समझदार हैं, खुद तय करिए इन चैट्स की ऑथेंटिसिटी क्या है। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।